हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4 और 5 ऑफ दिसंबर की करंट अफेयर्स। आज हमारे पास ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है, बट जितनी भी न्यूज़ है आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना, और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम 5 ऑफ दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड सॉइल डे। तो सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और प्लांटेशन के लिए सॉइल क्यों ज़रूरी है, इस बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली बार 2014 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। थीम है सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ। क्लियर? इसके अलावा 4 ऑफ दिसंबर 4 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट डे था, इंडियन नेवी डे। हर साल हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 4 ऑफ दिसंबर 1971 में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें कराची पोर्ट, पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे अटैक किया था और हमको विक्ट्री मिली थी। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन नेवी डे 4 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या रही है? ऑपरेशनल इफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ये इस साल थीम है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए या क्या अवार्ड्स मिले वो हम देखेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में। आप 2024 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी जनरल अवेयरनेस है, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, इनफैक्ट सीपीओ एंड सीडीएस का एग्ज़ाम भी है, तो जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें सारा का सारा टॉपिक, जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगे विथ PYQs, और PDF भी ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। जनवरी से लाइव डाउट सेशन भी शुरू हो जाएगा। आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स तक पहुँच जाएंगे। अदरवाइज प्ले स्टोर में जाके परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। क्लियर? आइए बाकी सारी करंट अफेयर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है असेंबली इलेक्शन। आप सभी को पता है अभी रिसेंटली कुछ राज्यों में 5 स्टेट्स में बेसिकली असेंबली इलेक्शन थे, मतलब विधानसभा के चुनाव थे। ठीक है, कौन कौन से वो स्टेट थे? तो मध्य प्रदेश था, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना एंड मिजोरम। इन 5 राज्यों में रिसेंटली क्या हुआ है? इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन। तो आपको ये नहीं जानना है कि कितने राज्यों में असेंबली इलेक्शन हुए हैं या क्या बातें हैं। कुछ दिनों में इनके सीएम बन जाएंगे, तो उन सीएम के बारे में पता कर लेना। ठीक है, हालांकि मैं करंट अफेयर्स में बताऊंगी, जब ओथ होगी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन राज्यों में विधानसभा की सीट कितनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में हुए इलेक्शंस है, तो इन राज्यों की विधानसभा की सीट आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 230 है, और 230 सीट्स पे ही इलेक्शन हुआ था। आप सभी को पता है कि जो असेंबली इलेक्शन या लेजिस्लेटर के इलेक्शंस होते हैं, उसमें विधायक या एमएलए को हम वोट करते हैं। जिस भी पार्टी के एमएलए ज़्यादा होते हैं, उस पार्टी के लीडर को हम सीएम बनाते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा 2 मेजर इलेक्शन हमारी कंट्री में होते हैं, जिसमें जनता जाती है, 18 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं वो जाके वोटिंग करते हैं। विधानसभा इलेक्शन में हम एमएलए मतलब विधायक को वोट डालते हैं। जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा होते हैं, उस पार्टी के लीडर को सीएम बना दिया जाता है। सिमिलर अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसमें हम वोट करते हैं एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम सांसद भी कहते हैं। जिस पार्टी के एमपी ज़्यादा होते हैं, उस पार्टी के लीडर को क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको लोकसभा के इलेक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं विधानसभा के इलेक्शन के बारे में। तो मध्य प्रदेश की 230 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं। जीता कौन है? बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, अभी जब ओथ हो जाएगी, सीएम का नाम अनाउंस हो जाएगा, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 200, लेकिन कितने सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं? 199 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, और बीजेपी यहाँ भी जीती है। थर्ड है तेलंगाना, 119 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस यहाँ पर जीती है। और छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर जीती है। वहीं अगर हम मिजोरम की बात करते हैं, तो मिजोरम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 40 सीट्स है। ठीक है,
यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है, तो जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है इसको 27 सीट्स मिली है और ये यहाँ पर इलेक्शन जीती है। क्लियर। तो सभी की आपको सीट्स पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में कितनी विधानसभा सीट है, स्पेशली जिन राज्यों में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम नेवी डे के बारे में बात करते हैं तो हमको एक राजा का नाम, एक कह सकते हैं कि लीजेंड पर्सन का नाम डेफिनेटली याद आता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने ही नेवल सर्विसेज की शुरुआत हमारी कंट्री में की है। ठीक है, तो हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले पोर्ट्स के ज़रिए ट्रेडिंग और इंटरनेशनल मतलब नेवी को प्रमोट किया है। तो शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? सिंधुगढ़ फोर्ट। तो याद हो जाना चाहिए कि सिंधुगढ़ जो है फोर्ट, सिंधुगढ़ जो जगह है वो कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र में है। सिंधुगढ़ में एक किला है, सिंधुगढ़ में एक फोर्ट है जिसका नाम है राजकोट फोर्ट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवील किया गया है स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर नेवी डे का सेलिब्रेशन इस साल कहाँ हुआ है? तो नेवी डे का सेलिब्रेशन सिंधुगढ़ में हुआ है, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। और इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे एडमिरल आर हरि कुमार जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो फोर्ट है, ये जो किला है जो कि आपको राजकोट फोर्ट सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, इसको 1660 में तैयार किया था मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, और ये इंडिया की रिच मैरीटाइम हिस्ट्री को भी दिखाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपकमिंग हमारे जो आईसीसी के क्रिकेट टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर प्राइम जो आपका अमेजॉन प्राइम है उनको 4 साल के लिए राइट्स मिल गए हैं कि जो भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या फिर वीमेंस वर्ल्ड कप हो, अंडर 19 ट्रॉफी हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, सभी को ब्रॉडकास्ट करने के राइट 2027 तक के लिए किसे मिल गए हैं? अमेजॉन को मिल गए हैं। ठीक है, तो अमेजॉन एक्वायर आईसीसी क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027। तो 2027 तक के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी आईसीसी के क्रिकेट्स होंगे उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास है? अमेजॉन के पास है। ठीक है, अमेजॉन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे वो कहाँ पर देखेंगे? प्राइम पे देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मतलब हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड नेशनल बेस्ट रूरल होम स्टे कॉम्पिटिशन। 31 दिसंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होने हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चाहती है कि रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी टूरिज्म मतलब पर्यटन बढ़े, तो इसलिए एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड नेशनल वेस्ट रूरल होम स्टे कॉम्पिटिशन की शुरुआत यहाँ पर की गई है। लास्ट एडिशन की बात करते हैं तो लास्ट एडिशन में 35 विलेजेस को इंडिया में चुना गया था, सिल्वर, गोल्ड एंड आपका ब्रोंज कैटेगरी में। तो यहाँ पे 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होने, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो हम रिजल्ट को डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब अगली जो पर्सन के बारे में बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट जो होता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, आपको मैंने कई बार बताया है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली डायरेक्टर जनरल बन गई हैं कंचन देवी। तो ये कंचन देवी हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर है, मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करती हैं, और इन्हें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का, और ये पहली वीमेन बन गई हैं जो इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल बनी है। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है, देहरादून में इसका हेड ऑफिस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन हमको पता चल गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। 1986 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था और एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इस बॉडी की पहली डायरेक्टर जनरल बन गई है कंचन देवी। तो कंचन देवी का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और अचीवमेंट है भारत के नाम, ये वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार किया है। रिसेंटली इसे लॉन्च भी किया गया है गुरुग्राम में। तो ये न्यूज़ है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इन 72 क्यूब्स। अब देखते हैं इसके बारे में। आरोग्य मैत्री एट क्यूब, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल
तो यहाँ पे वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एट क्यूब को लॉन्च किया है, अनवील किया है गुरुग्राम में। ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसे इंडिजिनियस मतलब मेड इन इंडिया तरीके से तैयार किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, इसके अंदर आपको 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स देखने को मिलेंगे और हर एक क्यूब में मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये छोटे छोटे 72 डिटैचेबल आपको क्यूब्स मिलेंगे और हर एक क्यूब को एक इमरजेंसी रूम, कहीं पे एक्सरे मशीन है तो कहीं पर अगर आप देखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, कहीं पे मिनी आईसीयू है, कुकिंग स्टेशन है, वाटर सप्लाई है, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, मतलब सारी जो चीज़ें मेडिकल में चाहिए होती हैं हर एक क्यूब में आपको वो देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी पर्पस में इसको एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है या ज़मीन के ज़रिए, लैंड के ज़रिए भी इसको ट्रांसफ़र करके किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। और एक बार में ये 200 पेशेंट्स को 200 से ज़्यादा मरीज को ये हैंडल करने में कैपेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर डिक्सॉन के बारे में। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा रिसेंटली एक नई फैक्ट्री डिक्सॉन की लॉन्च की गई है, अनवील की गई है। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा यहाँ नोएडा में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये नई फैक्ट्री बनाई गई है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये भारत की 17th नंबर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बेसिकली ये कंपनी एलईडी बल्ब, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, जो सीसीटीवी आपके सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, अलग अलग कंपनी जैसे कि सैमसंग, फिलिप्स, पैनासोनिक, जियोमी, इन सब के लिए काम करती है। तो इसकी फैक्ट्री सेटअप की गई है रिसेंटली, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको अनवील किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। पहली लाइन क्वेश्चन की यही मिल गई है हमको कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ होस्ट हुआ था, किसने आयोजित किया था? तो आंसर है इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मनी इसे जीता है। तो जर्मनी वॉन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को डिफीट किया है। मतलब फाइनल जो मैच खेला गया था वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में खेला गया था और जर्मनी यहाँ पे जीत गया है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप और ये जर्मनी का पहला टाइटल है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो एक दो प्लेयर्स के नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अगस्टिन रोबर्टो। ये अर्जेंटीना के प्लेयर है, फुटबॉलर है और इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 8 गोल इन्होंने किए हैं। ठीक है, दूसरे हैं जर्मनी के हैं ब्रुनर, इन्होंने गोल्डन बॉल टाइटल अपने नाम किया है। अंडर 17 है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अंडर 17 के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए आप 2 ही बातें याद रख लो कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और किसने जीता, बस काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल इवेंट है और भारत में होता है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले केवल नेशनल इवेंट था, मतलब भारत के अंदर ही होता था, भारत के एथलीट्स ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाद में इसे इंटरनेशनल बना दिया गया था। ठीक है, तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में खेला गया था। कहाँ पर? बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ। तो पहला क्वेश्चन एक बन सकता है कि बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। अगर सिर्फ इतना रख देता कि सैयद मोदी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है वो किस स्पोर्ट से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन से है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इस इवेंट को अगर हम बात करें इनॉग्रेट किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मेन सिंगल, वीमेन सिंगल, मेंस डबल, वीमेंस डबल, मिक्स डबल, इस तरीके के सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे केवल बात करेंगे मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल के बारे में। ठीक है, तो मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ची यू जेन जो चाइनीज़ ताइपे की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ये जीता गया है। वहीं वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है और इनका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप, इसकी शुरुआत 1991 में होती है, 1991 में। ठीक है, बेसिकली सैयद मोदी की याद में, सैयद मोदी एक कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं, उनकी याद में
यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा या उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ने 1991 में सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। पहले 2003 तक 2003 तक ही नेशनल इवेंट था, बट 2004 से ही इंटरनेशनल इवेंट हो गया। दूसरे कंट्रीज़ के भी एथलीट्स, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके भी स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे। क्लियर है? हर साल होने वाला इवेंट है। कहाँ होता है? तो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रिसेंटली ओपन किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। किसने? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय को संभालते हैं। क्या है ये इंस्टीट्यूट? इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेट फाउंडेशन स्टोन फॉर NSTI+। ठीक है, तो केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा NSTI+ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस। बेसिकली उड़ीसा के जो यूथ हैं उनका जो डिमांड ड्रिवन स्किल प्रोवाइड करना, मतलब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को क्या चाहिए, क्या आप में स्किल होना चाहिए, तो कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंगली या हमारे मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाएगा। उनको इग्नू वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा कहा है कि NSTI+ के अंतर्गत हम 500 इंस्ट्रक्टर को पहले फेज में ट्रेन करने का काम करेंगे। ठीक है, ये इसका मकसद है, स्किल डेवलपमेंट करना, बेसिकली डिमांड ड्रिवन। चलिए अब हम थोड़ा सा साइंस की तरफ बात करते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बायोगैस प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको हम नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड भी करेंगे, और मैंडेटरी करने की बात भी की थी। याद आया? मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम देखते हैं अबाउट द प्रेस मड। अगर सिर्फ इतना आ गया कि व्हाट इज़ द प्रेस मड, तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन का बाय प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है वो प्रेस मड होता है। ठीक है, तो शुगर केन मतलब गन्ने का बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रेस मड है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने में। ऐसा बोला जाता है कि इसके ज़रिए हम 4,60,000 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 2400 करोड़ के आसपास होगी। इसे हम फिल्टर केक भी कहते हैं या इसे हम प्रेस केक भी कहते हैं। अब ये क्या है? बेसिकली एक प्रकार का एग्रीकल्चर वेस्ट है। जब हम गन्ने का रस निकालते हैं, मतलब शुगर केन से हमने जूस को निकाल लिया, और जूस को जब बार बार शुगर एक्सट्रैक्ट करने से पहले रिपीटेडली, मतलब बार बार उसको हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो बार बार फिल्टर करने के बाद क्या होता है, जो लास्ट में हमको वेस्ट मटेरियल मिलता है बार बार फिल्टरेशन के बाद जो डिपॉजिट हो जाता है लास्ट में, वही कहलाता है आपका प्रेस मड। ठीक है, लगभग 1 टन ऑफ केन, मतलब 1 टन से ज़्यादा गन्ने को क्रश करने पर लगभग 3 to 4% हमको प्रेस मड या फिर फिल्टर केक प्रोवाइड होता है, और इसी के ज़रिए जनरेट किया जाएगा क्या? CBG मतलब कंप्रेस्ड बायो गैस। ठीक है, इसमें बेसिकली एनारोबिक डाइजेशन के जरिए क्या किया जाएगा? बायोगैस को जनरेट किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, ये जो वेस्ट था ये एग्रीकल्चर वेस्ट है, तो इस एग्रीकल्चर वेस्ट का कंपोजिट बना के फार्मर्स को दिया जाता था एज आ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब इसका इस्तेमाल आने वाले समय में बायोगैस को प्रोड्यूस करने में किया जाएगा, जिससे हम अपने ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आने वाले समय में इसी का इस्तेमाल फिर हम नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग में भी कर सकते हैं। और इसमें आपको जो प्योरिफिकेशन किया आता है तो हमको जो CBG मिलती है उसमें 95% आपको मीथेन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 3-day ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट फ्रॉम December 4। यहाँ पर इंडिया जो है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को होस्ट कर रही है, और इसका 8th एडिशन है, 8वां संस्करण। ठीक है, 8th एडिशन है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, होस्ट कर रहा है भारत 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में। और आयोजित या ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब इस समिट में क्या होगा? तो 8th एडिशन है, इसमें हमारी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी या डेटा जो प्राइवेसी के बारे में डिस्कशन होगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। कई सारी नेशंस के यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और थीम क्या है? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इस साल यहाँ पर थीम रखी गई है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, जिसको होस्ट कर रहा है भारत न्यू दिल्ली में। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर टू आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को दिया गया। देखिए, जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है इसे राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं। बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो आर्म फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड है और पिछले कुछ सालों में उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसी मिलिट्री यूनिट को राष्ट्रपति कलर अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे 75 ईयर्स से, पिछले 75 सालों से आर्म फोर्सेस में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में, और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड बेसिकली दिया है। और इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है आर्म फोर्स सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन प्रज्ञ। ठीक है, चलिए कुछ अब हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ, पहली न्यूज़ है यहाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मतलब HUL के द्वारा तरुण बजाज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंटली इंडियन नेवी ने होस्ट किया था महासागर का क्या मतलब है? मैरीटाइम हेड ऑफ एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये वर्चुअल मीटिंग थी और पहली बार इंडियन नेवी ने महासागर को होस्ट किया था। बेसिकली अलग अलग जो नेवल ग्रुप्स हैं उनके जो हेड्स हैं उनकी मीटिंग्स थी और यहाँ पे पॉलिसी डिस्कस की गई, किस तरीके से हम इंडियन ओशन रीजन में सेफ्टी और इंक्रीज कर सकते हैं और क्या डेवलपमेंट करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, याद होगा आपको। तो इस मौके पर हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब आपको बस इतना याद रखना है कितने लोगों को मिला, तो 21 इंडिविजुअल एंड 9 इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड दिया गया है। 21 अलग अलग व्यक्ति और 9 इंस्टीट्यूट को यह अवार्ड दिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील द एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट। इसके बारे में हमने पहले भी विस्तार में डिस्कशन किया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। जब इसको लॉन्च करेंगे ना तो वापस डिस्कशन करेंगे, अभी तो केवल अनवील किया है। और किसका प्रोजेक्ट है? ऑब्वियस सी बात है, इसरो का है। ऑप्शन बी। सिल्वर पिकॉक अवार्ड 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे मिला है? तो कंतारा मूवी को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो गुरुग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा कंचन देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं आप लोग दे पाते हैं या कि नहीं। हेनरी किसिंजर, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, 100 ईयर के थे और नोबल पीस प्राइज भी इनको मिला है। ठीक है, किस कंट्री से थे? तो आंसर हो जाएगा USA से। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने कल आप लोगों को बिहार गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के बारे में बताया था जिसका नाम है मिशन दक्ष। तो मिशन दक्ष जो है, जो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये किस सेक्टर में फोकस करने वाली स्कीम है? तो यहाँ पे 4 सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डॉक्टर स्किल एनहांसमेंट, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम या एकेडमिक सपोर्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। तो जो भी सही आंसर है अबाउट द मिशन दक्ष, उसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम करते हैं कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।